नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग द्विवेदी युग से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग लगभग दोस्तों 120 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम आपको याद दिला दें दोस्तों, इससे पहले हम लोग भारतीय हिंदी युग संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज क्लास का 9वां दिन है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आज सॉल्व करते हैं द्विवेदी युग से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो में ज़रा हम स्क्रीन पे जो पेपर दिखता है तो इसको हम आज थोड़ा जूम करके पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे मित्र थे उन लोगों ने बताया कि सर थोड़ा कैमरा को और नज़दीक करके पढ़ाइए, थोड़ी दूरी हो जाती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को दूर करते हुए जो समस्या आ रही है देखने में और उसको और अच्छा और बेटर किया जाए। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे और देखते हैं कि इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा होता है। दोस्तों अगर अच्छा लगे इतना नज़दीक से और मतलब क्वेश्चन का स्पष्ट दिखाई दे तो दोस्तों फिर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि ठीक है या कुछ और इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास द्विवेदी युग से। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों इसमें कि द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया। तो दोस्तों इसमें हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद की भाषा के परिमार्जक थे। तो दोस्तों हो जाएंगे इसमें आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसके बाद ऑप्शन दिया है, बाकी पूरा करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका खड़ी बोली का परिष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि है। तो खड़ी बोली है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग में किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे स्वदेश कुंडल उनकी रचना नहीं है दोस्तों। बाकी काव्य कुब्ज, कन्या कुब्ज और कहानी कुब्ज है, गंगा लहरी है और अबला विलाप है, उन्हीं की रचना है। अगला है कि 1852 ईस्वी के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल के दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला देखेंगे कि हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो इसमें हो जाएंगे हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना जागृत करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्त इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, और आगे वाक्य को पूरा करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा हिंदी गद्य का संस्कार, परिष्कार एवं परिमार्जन किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि है। तो इनमें है मैथिली शरण गुप्त दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवि, आगे वाक्य पूरा करना है दोस्तों, तो नए विषयों पर कविता करने लगे और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12
इसमें है कि द्विवेदी युगीन कवियों की कविताएं परिपूर्ण थी। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रीयता से, नवजागरण से और स्वदेशानुराग से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ, ये क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के द्वारा द्विवेदी जी ने, और वाक्य को पूरा करना है दोस्तों, तो ज्ञानवर्धन किया, भाषा का महत्व समझाया, गद्य पद के लिए नई राह निर्मित की और उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो सरस्वती पत्रिका ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की कविता है, और आगे ऑप्शन दिया है, द्विवेदी युग की कविता है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 15 का। अगला देखेंगे कि द्विवेदी युग में काव्य की रचना हुई। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका प्रबंधक, मुक्तक एवं प्रगीत। तो ऑप्शन नंबर सी से डी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, तीनों सही है, चारों उपयुक्त, सभी कथन सही है। अगला हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना की एक विशेषता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सर्वोत्तम रचना कौन सी है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है, तो दोस्तों हो जाएगा इसमें से कृष्ण का मथुरा प्रवास। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास है महाकाव्य है, खड़ी बोली में है, प्रकृत वर्ण की दृष्टि से प्रशंसनीय है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास रचना के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें कुल 27 सर्ग है, ये ऑप्शन असत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरिऔध जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो इसमें हो जाएगा आपका 17वें सर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को चुनिए, और फिर दिया है आगे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें हो जाएगा आपका हरिऔध जी का जीवन काल 1865 से 1947 है, और फिर हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है। प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है, और फिर दिया है एक ऑप्शन कि प्रिय प्रवास पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर डी सही असत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास मूल किस रस से संबंधित ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार से। प्रिय प्रवास वियोग श्रृंगार से संबंधित ग्रंथ है। अगला है प्रिय प्रवास की राधा के विरह संबंधी निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो राधा का विरह अन्य विरह काव्यों जैसा ही मिलता है, ये कथन असत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा है, यह उनका पवन दूती प्रसंग किससे प्रभावित है। तो ये है दोस्तों आपका कालिदास के मेघदूत से। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरिऔध जी
ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेम, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका रस कलश में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अगला है कि मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? तो दोस्तों भारत भारती थी, तो ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। अगला है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है मैथिली शरण गुप्त को 2 अमर रचनाएं हैं, तो इसमें साकेत है और यशोधरा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन एक असत्य है? तो दोस्तों हम लोग को चूज करना है कि 4 में से कौन से कथन असत्य है। तो यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही इसमें असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला है कि साकेत गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा आपका जय भारत, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, तो मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध और आगे वाक्य को पूरा करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका खंड काव्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे गुप्त जी किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत भारती। भारत भारती की रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। बिरहणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन यशोधरा, साकेत, विष्णु प्रिया, तो ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है ये सभी। अगला है कि चैतन्य महाप्रभु की वियुक्त पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन विष्णु प्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका पथिक उनके द्वारा रचित रचना नहीं है। अगला है कि नायिका भेद वर्णन के विरोधी है, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुप्त जी ने अनेक रचनाएं लिखी, इनकी किस रचना के बाद इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली? तो हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी भारत भारती। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध कृति है, गुप्त जी ने इसे किसके अनुरोध पर लिखा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजा रामपाल सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साकेत रचना के बारे में क्या सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे साकेत के केंद्र में किस पात्र की कथा वस्तु है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका उर्मिला, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है, और वाक्य को पूरा करना है दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कृत काव्येर उपेक्षिता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साकेत के किस सर्ग में नायिका और उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन है? तो दोस्तों हो जाएगा इसमें आपका सर्ग 9 में, 9वां सर्ग जिसे बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में किस प्रकार की शैली का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका वैदर्भिक काव्यात्मक गीति शैली का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 47 पहले देख लेंगे, इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि स्वदेश कुंडल, मृत्युंजय तथा राम रावण विरोध रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला है किराए देवी प्रसाद पूर्ण, वाक्य को पूरा करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा, एक संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, वेदांत में उनकी विशेष रुचि थी, वे ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली पर उनका समान अधिकार था, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रामचरित चिंतामणि है, और फिर आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रामचरित उपाध्याय की रचना और प्रबंध का, ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ दोस्तों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि त्रिशूल उपनाम से रचना करने वाले कवि हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल और स्नेही जिनका दोस्तों हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युग कवि नहीं है। तो ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास, जो द्विवेदी युग के कवि नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों ने, आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो जनमानस में देश के प्रेम तथा आत्मविश्वास जागृत किया, देश प्रेम व स्वतंत्रता की उत्कृष्ट भावना अभिव्यक्त की, स्वतंत्रता की चेतना को जागृत किया, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका, वह छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधारक उपाधियों के सम्मानित कवि हैं, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर नगेंद्र का ये है कथन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीयता गुप्त जी का उद्देश्य पर संस्कृति शून्य राष्ट्रीयता उन्हें ग्राह्य नहीं है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों आपका डॉक्टर सत्येंद्र का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र नहीं, ये डॉक्टर सत्येंद्र है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ मैथिली शरण प्रसिद्ध राष्ट्र कवि भी है, उनकी प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, यह कथन किसका है। यह कथन हो जाएगा आपका दोस्तों डॉक्टर उमाकांत का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों आपका बाबू गुलाब राय का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली के पद विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा, बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी, द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे, यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखे हैं, मुझे तो लेना बनमाली उस पथ पर फेंक देना तुम, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये पंक्ति राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, इनका रचयिता कौन है। तो इनका रचयिता है दोस्तों आपके माखनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, और फिर दिया है प्रस्तुत का पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो ये हो जाएगा आपका सोहनलाल द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ, सरयू यहाँ वह मरु को मात्र पार उतारती, यहीं से जियतों को उतारती। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है। तो उपरोक्त पंक्तियाँ दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ दोस्तों श्रीधर पाठक की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर हो।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। उपरोक्त पंक्तियों का आशा है। तो उपरोक्त पंक्ति और ये कूट वाला दोस्तों है आंसर। तो देखते हैं हम लोग इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका, सच्चे प्रेम के लिए त्याग को महत्वपूर्ण बताया गया है। सच्चा प्रेम आत्म बलिदान की भावना से परिपूर्ण होता है और त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण है। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। यहाँ पे प्रेम पर हंसते हंसते प्राणोच्चार नहीं करने चाहिए, ये ऑप्शन नंबर डी, जो 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है, और आगे नीचे ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों थोड़ा क्लियरिटी कैमरा की कभी कभी कम आ रही है दोस्तों, तो उसी को सही कर रहे हैं, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं वीडियो बनाने का। अब सही है दोस्तों, आइए देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है, और आगे दे रहा है कि तू है गगन विस्तर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं उसकी तान हूँ। और आगे 4 ऑप्शन दिया है, तो देखते हैं इसको। इसमें हो जाएगा वैगुत शब्द चमत्कार और उक्ति वैचित्र। तो ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका, कूट वाला। अगला देखते हैं, पूरी हुए न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तर में मैं तुझी को लगा के। तीसरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है दोस्तों, ये भी कूट वाला है दोस्तों। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कि प्रीतम के प्यारे कमल समान चरणों को प्रेम के साथ छूकर मेरे पास आ जा, और फिर दिया है कि प्रीतम के चरण धूल लाकर मुझे दे दे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। उपयुक्त पंक्तियों में गुप्त जी का अभिप्राय है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका, उर्मिला को काम भावना सता रही है, वह कामदेव से कहती है कि मैं तो अबला हूँ तथा वियोग में पीड़ित हूँ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि मुझ पर काम रूपी बाण चलाओ, कुछ 4 नंबर ऑप्शन है कि तुम्हें मुझ पर दया करनी चाहिए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दोस्तों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो देखते हैं दोस्तों आगे, भारत भारती यशोधरा, द्वापर और जय भारत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 69 का। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन भी सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका पंचवटी यशोधरा, जय भारत और विष्णु प्रिय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बी सही हो जाएगा। अगला है कि द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाश वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका सकेत यशोधरा, द्वापर और जय भारत। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये है जो आप लोग नीचे देख रहे हैं, अगला ऑप्शन देख लीजिए। अगला 3 ऑप्शन यहाँ है। तो इसमें हो जाएगा आपका जय रथ भारत भारती और पंचवटी और अहंकार। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार का रचना काल है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें हो जाएगा जयद्रथ 1910, भारत भारती हो जाएगा 1912, झंकार हो जाएगा आपका 1929 और साकेत हो जाएगा आपका
1931 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों 673 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने वाला ये भी है, एक तरफ रचना एक तरफ रचना काल है। तो इसमें हो जाएगा भारत भारती का 1912, यशोधरा का हो जाएगा 1932, द्वापर का हो जाएगा 1936 और जय भारत का हो जाएगा 1952। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों इसको। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 हो जाएगा दोस्तों, और अधखिला फूल 1907, चोखे चाय पदे हो जाएगा 1932 और वैदेही वनवास हो जाएगा 1940। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 75 का दोस्तों। अगला देखते हैं, सुमेलित करने वाला है, रचना है और रचना काल है। तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा आपका रंग में रंग, रंग में भंग 1909 हो जाएगा। भारत भारती का हो जाएगा आपका 1912, शकुंतला का हो जाएगा आपका 1930 और फिर अनक का हो जाएगा 1925। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम लोग। दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर आगे दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक काल हिंदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से प्रभावित है। और अगला यह है कि यह कालखंड द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 77 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आगे ऑप्शन दे रहा है दोस्तों। और इसमें भी पूछा है कि कौन सा कथन सही है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 2। तो इसमें हो जाएगा आपका द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि मैथिली चंद्रगुप्त है और इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए, और फिर आगे दे रहा है कि कौन सी रचनाएं मैथिली चंद्रगुप्त की है। और 4 रचनाएं दिए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पंचवटी, विष्णु प्रिय और यशोधरा, ये 3 रचनाएं हैं मैथिली चंद्रगुप्त की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँखों में मेरी पड़ा। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है। तो उपरोक्त पंक्ति दोस्तों है आपकी हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि मेरे चप्पल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। उपरोक्त पंक्तियाँ है। उपरोक्त पंक्तियाँ है दोस्तों आपका सकेत से संबंधित है। तो सकेत का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक कभी अभागिनी रानी। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ सकेत के किस पात्र की है। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन दोस्तों कैकेयी की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि सारे देश वृंद से खींचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर पड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी, निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और इस पंक्तियों में किन भाव की व्यंजना हुई है दोस्तों। और ये कूट वाला आंसर है। तो देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका अनुपात और विनय। तो कूट नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, और बाकी 2 गलत है दोस्तों। दिया है कि मैथिली चंद्रगुप्त की रचनाओं का प्रकाश वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो देखते हैं दोस्तों।
रंग में भंग, पंचवटी, सकेत और विष्णु प्रिय, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा विषाद, आद्रा, मृण्मयी और बापू, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हरिऔध की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, तो हो जाएगा इसमें आपका प्रिय प्रवास, पद प्रसून, चौखे चौपदे, वैदेही वनवास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 88 का। अगला क्वेश्चन है सुमेलित वाला, एक तरफ रचना है और एक तरफ रचना काल दिया हुआ है, और ये कुट वाला आंसर है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। इसमें हो जाएगा किसान का 1917, पंचवटी का हो जाएगा आपका 1925, हिंदू का हो जाएगा 1927 और फिर गुरुकुल का हो जाएगा 1929, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये है एक तरफ रचना दिया है, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिया है, और ये भी कुट वाला है दोस्तों। इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही है। दिया है कि गंगा अवतरण, तो इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएंगे, युग चरण के हो जाएंगे आपके माखनलाल चतुर्वेदी, पाथे के हो जाएंगे सिया राम शरण गुप्त, और उर्मिला के हो जाएंगे मथली चरण गुप्त, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों 90 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ये भी सुमेलित करने वाला है दोस्तों, एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिया है, तो देखते हैं। इसमें हो जाएंगे आपके भारत गीत के श्रीधर पाठक, परिजात के हरिऔध, और फिर पंचवटी के हो जाएंगे आपके मैथिली चरण गुप्त, और मानसी के हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा दोस्तों 91 का। अगला भी सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें हो जाएंगे आपके चोखे चौपादे के हरिऔध, और फिर देवदूत के पूर्ण, और समर्पण के हो जाएंगे आपका माखनलाल चतुर्वेदी, और फिर मानसी के हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे दिया है वाक्य, और फिर इसमें से असत्य कथन छाटने हैं दोस्तों, तो हो जाएगा इसमें आपका कामायनी, इनकी प्रसिद्ध रचना है मैथिली चरण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल डी सही है, ये कथन असत्य है दोस्तों। बाकी जो कथन है कि मैथिली चरण गुप्त राष्ट्र कवि कहलाते हैं, सकेत की रचना इन्होंने की, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरक थे, और ये दिया है कि कामायनी मैथिली चरण गुप्त की रचना है दोस्तों, तो ये गलत है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आगे ऑप्शन दिया है और पूछा है कि प्रिय प्रवास ग्रंथ के कथानक के संदर्भ में कौन से सही है, तो देखते हैं दोस्तों। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन प्रिय प्रवास का कथानक श्री कृष्ण के मथुरा गमन के वृत्तांत पर आधारित है, यह कुल 17 सर्गों में विभक्त है, और फिर इसके रचनाकार हरिऔध जी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 94 का। बाकी श्री कृष्ण को इसमें भगवान माना गया है, ये गलत है। अगर दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर पूछा है कि सकेत के संदर्भ में कौन सा कथन कौन सा सही नहीं है, तो देखते हैं। इसमें इसके केंद्र में राम है, ये केवल कथन सही नहीं है, बाकी यह कुल 12 सर्गों में विभक्त है, यह नायिका प्रधान महाकाव्य है, यह मैथिली चरण गुप्त जी के ने लिखा है, बाकी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और विचारे आज मिलकर ये समस्या है सभी, और ये दिया है कि ये पंक्तियाँ किस कवि की है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके मैथिली चरण गुप्त की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, उपरोक्त किस ग्रंथ की है पंक्ति, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर भारत ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलग है कि स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार है दोस्तों, तो इसके रचनाकार हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। ये पंक्तियाँ किस कवि की है दोस्तों? तो ये पंक्तियाँ है आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। उपरोक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? तो ये पंक्तियाँ दोस्तों प्रिय प्रवास की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है। उपरोक्त पंक्तियाँ के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार अंकित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, दिनकर और सियाराम शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 102 में। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभाद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन है, तो देखते हैं। इसमें हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, राय देवी प्रसाद और रामचरित उपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 104 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ये रचना, एक तरफ रचना दिया है और एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है दोस्तों। तो मिलान करते हैं इसका। इसमें देख लेंगे दोस्तों हम लोग। देहरादून का हो जाएगा श्रीधर पाठक, पूजा फूल का हो जाएगा आपका मुकुलधर पांडे, हिंडोला का हो जाएगा जगन्नाथ रत्नाकर और अनाथ का हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा डी, 105 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तरफ कवि है और दूसरी तरफ कविता है उनकी, तो मिलान करते हैं दोस्तों। इसमें राय देवी प्रसाद पूर्ण की हो जाएगा मृत्युंजय, रामचरित उपाध्याय का हो जाएगा देवदूत, रामनरेश त्रिपाठी का हो जाएगा पथिक और माखनलाल चतुर्वेदी का हो जाएगा हिम तरंगड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्मिलित करने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इसमें सिया राम शरण एक तरफ कवि है, दूसरी तरफ कविता है दोस्तों। तो सिया राम शरण गुप्त का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बापू। दूसरा हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी का हो जाएगा आपका चित्रा और श्याम नारायण पांडे का हो जाएगा हल्दी हाटी और फिर हो जाएगा श्रीधर पाठक का दोस्तों हो जाएगा भारत गीत। तो 107 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्मिलित करने वाला ही है, एक तरफ कविता है और एक तरफ कवि है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। उर्मिला का हो जाएगा आपका दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिम किरीटानी का हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी, झांसी की रानी का हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान और मानसी का हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों कूट में ये सही हो जाएगा 108 का। अगला देखते हैं 109 क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया है असत्य कथन चयन कीजिए और देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सरस्वती पत्रिका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। फिर दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। फिर अगला दिया है कि साकेत महाकाव्य की रचना इन्होंने की दोस्तों, और अगला दिया है कि काव्य मंजूषा की रचना इन्होंने की। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका 109 का असत्य कथन पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। अगला है निम्नलिखित रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त की रचनाएँ हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरुकुल, कुड़ाल गीत, अनग और विकट भाषा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है कि द्विवेदी युगीन विशेषता नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका ब्रजभाषा का प्रयोग और फिर समस्या पूर्ति, ये द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। उपरोक्त पंक्तियों का रचनाकार है। तो उपरोक्त पंक्तियों का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों। अगला है कि पराधीन रहकर अपना सुख न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है तो है इसके रामनरेश त्रिपाठी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। उपरोक्त का पंक्तियों का रचनाकार है, तो इसका रचनाकार है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिनको नहीं गौरव था निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। उपरोक्त आपका पंक्तियों का रचनाकार है, तो दोस्तों इसके हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि मैं ढूंढता था तुझे जब कुंज और वन में, तू खोजता था मुझे जब दीप के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी। अगला है कि हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है दोस्तों 4, तो देखते हैं इसमें हो जाएगा आपका ये भारत भारती की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। एक तरफ कविता दिया है, दूसरी तरफ कवि का नाम दिया है और इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेणुका का रामधारी सिंह दिनकर, और फिर बापू का सिया राम शरण गुप्त, हिमतरंगड़ी का माखनलाल चतुर्वेदी, और फिर रश्मि रेखा का हो जाएगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला कवि दिया है, दूसरी तरफ कविता दिया है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। बालकृष्ण शर्मा नवीन का हो जाएगा आपका उर्मिला, सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा आपका एक मिनट, डी का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। 119 का फिर से देखते हैं दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा आपका मुकुल, जगन्नाथ बिलिन का हो जाएगा आपका जीवन संगीत, और मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा साकेत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का। अगला क्वेश्चन है कि कवि और कविता वाला ये भी है और मिलान करना है यहाँ पे भी, देखते हैं इसको। इसमें हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी का वासवदत्ता, रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा कोयला और कृतित्व, और सिया राम शरण गुप्त का हो जाएगा आपका मौर्य विजय हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त का कविता, और फिर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी का मिलन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 120 का। अगला देखेंगे प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्रण से संबंधित विशेषताएं हैं, और आगे कोट में फिर दिया है आंसर, देखते हैं इसको। इसमें हो जाएगा प्रकृति को मानवीय भावनाओं का अंग बनाया गया है, और फिर पवन द्वितीय प्रसंग में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, और अगला हो जाएगा वृक्षोलताओं आदि का वर्णन उनके गुण रूप रंग आदि के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही 121 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे गुप्त जी की कला पक्ष की विशेषता है, तो इसमें हो जाएगा आपका गुप्त जी की भाषा प्रसाद ओज व मधुरी तीनों गुण से युक्त है। गुप्त जी ने शब्द शक्ति की विधा को अपनाया है, और फिर अगला हो जाएगा आपका गुप्त जी ने अपने काव्य में केवल शब्द अलंकार का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और फिर एक ऑप्शन है गुप्त जी ने साकेत जय द्रतबद्ध और सिद्धराज प्रबंधात्मक शैली में लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर गलत है। अगला है गुप्त जी का भारत भारती निम्न खंडों में बांटा गया है, देखते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा पहला अतीत खंड, दूसरा हो जाएगा वर्तमान खंड, और तीसरा हो जाएगा भविष्यत खंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 123 का। दिया है कि 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोकलीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्री या पुत्रशीला। प्रयुक्त पंक्तियों का प्रसंग क्या है, तो देखते हैं इसे को। इसमें हो जाएगा आपका प्रस्तुत पद में गुप्त जी ने राजा जनक के विलक्षण गुणों का वर्णन किया है, और फिर एक हो जाएगा यहाँ कवि ने राजा जनक की पुत्रियों को 100 पुत्रों से अधिक वंश का गौरव बढ़ाने वाली कहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि स्थापना एवं तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
यहाँ पे कुट में आंसर दिया है दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत। फिर सी ऑप्शन है कि ए गलत आर सही, और फिर डी दिया है कि ए और आर दोनों गलत। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के इनसे हालांकि ऑप्शन दिया नहीं है, तो एक बार आप लोग ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। हर बार की तरह दोस्तों हम लोग पेंसिल से वहाँ आंसर नंबर लिख देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय युग में गद्य एवं पद दोनों की रचनाएं रची गई, और दे रहा है इसका तर्क है कि इस युग में खड़ी बोली का विकास हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ए भी सही है और उसका तर्क आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारती को अंग्रेजों ने जब्त कर दिया, यह रचना राष्ट्र प्रेम से संबंधित थी। तो ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है, तो ये सही है और उसका तर्क आर भी सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला है हिंदी नवजागरण में द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और तर्क दे रहा है कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास दिया है कि प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और फिर तर्क दे रहा है कि इसमें से आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष एवं लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न तो ये सही है नहीं आर सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 दे रहा है कि साकेत राम काव्य परंपरा का महाकाव्य है, और फिर तर्क दे रहा है कि साकेत नायिका प्रधान काव्य है, इसके केंद्र में उर्मिला है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सही, क्योंकि ये भी सही है और इसका तर्क आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है ये स्थापना प्रिय प्रवास में हरिओं जी ने कृष्ण कंस के संघर्ष का मनोहारी चित्रण किया है, और तर्क दे रहा है कि प्रिय प्रवास एक वीर गाथात्मक महाकाव्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये भी गलत है दोस्तों, और इसका जो तर्क दिया है प्रिय प्रवास एक वीर गाथात्मक महाकाव्य है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ना ये सही ना आर सही। अगला है कि प्रिय प्रवास वियोग श्रृंगार को उजागर करता एक विरह महाकाव्य है, और तर्क है कि इसमें कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा अन्य गोपियों गोथो यशोदा नंद आदि की वीरा वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि ये भी सही है और इसका तर्क आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्थापना ये दिया है कि प्रिय प्रवास में हरिअवध जी ने उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वोपरि रखा है, और तर्क है इसका कि उपमा अलंकार द्वारा कवि ने आकृति भाव रंग सभी प्रकार के सदृश्यों की सफल योजना की है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका स्थापना सही है और इसका तर्क जो दिया है आर वो भी सही है। अगला है कि गुप्त जी ने अपनी काव्य रचना में कल्पना का जीवन प्रयोग करके भाव को उत्कृष्टता प्रदान की है, और फिर दे रहा है इसका तर्क कि गुप्त जी ने कल्पना के माध्यम से साम्य एवं वैषम्य मूल अलंकारों तथा रूपों की श्रेष्ठ योजना की है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है और इसका तर्क आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है कि गुप्त जी ने अपने काव्य का माध्यम खड़ी बोली को बनाया है, और फिर तर्क दे रहा है कि उनके समय तक खड़ी बोली काव्य जगत में अपना स्थान नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गद्यांश संबंधित आधारित है क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। गद्यांश दिया है कि द्वितीय युग का नामकरण आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व के केंद्र में रहकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की एक महान सेवा की, और साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने के लिए प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग कर सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा
कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जैसे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद, योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सृजक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। आगे दे रहा है कि उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक और तो नवीन काव्यधारा का श्री गणेश करते हुए भारतीय हिंदी कालीन समस्या पूर्ति रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार जो कार्य द्विवेदी जी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा द्विवेदी जी ने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग का सुझाव दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कि द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा के प्रयोग का बल दिया है, यह ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन 4 दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि उनके इस कार्य से, द्विवेदी जी के इस कार्य से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका द्विवेदी जी ने गद्य व पद भाषा को एक न करने तथा उनसे भिन्नता रखने पर बल दिया, जबकि द्विवेदी जी ने एक करने पर बल दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही नहीं है। अगला है कि द्विवेदी जी ने भाषा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उन्होंने भाषा का संस्कार कर हिंदी को परिनिष्ठित रूप का प्रदान किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही होगा। इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग कुछ विगत वर्षों के क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका स्वप्न जो रचना है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युग्म सही है, और ऑप्शन दे रहा है मिलान करने के लिए दोस्तों कौन से कुछ सही हैं। तो देखते हैं। विष्णु प्रिय खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, और फिर सकेत महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। जय भारत मुक्त काव्य नहीं है। दे रहा है क्वेश्चन कि प्रश्न में 2 तथ्य दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि मैथिली संगुप्त भारतीय संस्कृति के अख्याता है, और फिर यहाँ पे उसका तर्क दे रहा है कि इसीलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ये तो सही है लेकिन इसका तर्क गलत दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काय पंक्तियाँ के रचनाकार है। तो इसके रचनाकार है आपके श्रीधर पाठक। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, और नीचे रचना दी गई है। तो इसमें हो जाएगा आपका यशोधरा, कमायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। यशोधरा, कमायनी, कनुप्रिया और उर्वशी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रामनरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला है कि प्रिय की सुधी सी ये सरिताए, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख समाज सन्निहित। और फिर दिया है कि उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है, और नीचे 4 ऑप्शन दिया है। तो ये काव्य पंक्तियाँ दोस्तों आपका है रामनरेश त्रिपाठी का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों है प्रिय प्रवास, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि क्षत्रिय उठो
अब तो कुयस की कालिमा को मिट दो, जिन देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हार रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपरोक्त पंक्तियों का रचनाकार है, तो इसका रचनाकार है आपका मैथिली शरणगुप्त दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रेम माधुरी, श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास और मिलन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, प्रबंधकार रूप में। तो दोस्तों इस तरह आज द्विवेदी युग संबंधित क्वेश्चन समाप्त होता है और आज की क्लास हम लोग यहीं स्थगित करते हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग उससे आगे का प्रागैतिहासिक काल संबंधित, प्रयोग काल संबंधित, छायावाद से संबंधित छायावाद से संबंधित या जो टॉपिक होगी दोस्तों उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आप लोग को फिर से एक बार बता दें कि दोस्तों कोई समस्या होगी तो आप लोग मैसेज हमें ज़रूर बताएं। और आज हम लोग थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर को थोड़ा जूम करके हम आज जो आप पढ़ें हम आप लोगों के सामने। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।